हेलो एवरीवन, वेलकम टू परीक्षा IQ। ये वीडियो आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन के प्रीवियस ईयर पेपर की सीरीज़ का फोर्थ वीडियो है और इसके साथ हम सेकेंड डे की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। सेकेंड डे शिफ्ट 1। तो इससे पहले हम डे 1 की सभी वीडियोस अपलोड कर चुके हैं, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं, ऑलरेडी अपलोडेड है। ये वीडियो हिंदी एवं इंग्लिश दोनों ही माध्यम के प्रतियोगियों के लिए है। तो अगर आपको वीडियो से थोड़ी सी भी मदद मिले या आपको अच्छी लगे तो काइंडली लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू परीक्षा IQ, ताकि इस तरह के और भी वीडियोस जब भी अपलोड हों तो आपको अपडेट्स मिलती रहें। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। हु टुक चार्ज एज द न्यू कंटेम्प्रेरी ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग ऑफ इंडिया इन 2017। तो उस टाइम तो राजीव महर्षि जी थे। एट प्रेजेंट कैग कौन है? तो एट प्रेजेंट जो है 14th कैग हैं, उनका नाम है GC मुर्मू। ही इज़ द 14th कैग ऑफ इंडिया। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कैग? कैग होता कौन है? देखो, कैग जो होता है वो गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स होता है। ठीक है, हमारे संविधान में इसको जो है आर्टिकल नंबर 148 से 151 तक रखा गया है। और इसका काम क्या होता है? जो भी सरकारी खर्चे हैं, ठीक है, उनका ऑडिट करना। ठीक है, गवर्नमेंट एक्सपेंसेस का ऑडिट करना, जितने भी अकाउंट हैं उनका ऑडिट करना। तो ये होता है हेड ऑफ इंडियन ऑडिट, है ना, एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। उन सबका ये हेड होता है, कैग। तो ये इसका काम रहता है और इसका पीरियड कब तक रहता है? या तो 6 साल या 65 साल, विच एवर इज अर्लियर, तब रिटायर ये हो जाता है। और इसका अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। लेकिन ये होल्ड ऐसे नहीं करता, ही डजंट होल्ड पोस्ट ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। मतलब ऐसा नहीं है प्रेसिडेंट गवर्नर की तरह से कभी भी निकाल दे, नहीं। रिमूवल जो होगा विल बी सेम एज दैट ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जैसे सुप्रीम कोर्ट जज का रिमूवल होता है भाई, उस तरह होगा। ऐसे नहीं कि कोई भी इसको रिमूव कर दे। और डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था कैग को एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफिसर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बोला था BR अम्बेडकर ने। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। अच्छा, तो ये जो है अब सरकारी उसका तो ये करता ही है ऑडिट, और ये 3 रिपोर्ट जो है उनको रखता है। एक तो रखता है रिपोर्ट ऑन अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स, ऑडिट रिपोर्ट ऑन फाइनेंस अकाउंट एंड ऑडिट रिपोर्ट ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। ठीक, और साथ में ये 2 तरह के फंड्स जो हैं उनको ऑडिट करता है। वन इज द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया and another one is the consolidated fund of India. Okay, now who was the first CAG of India? अब ये भी सवाल बन सकता है, पहले कैग कौन थे इंडिया के? तो फर्स्ट कैग जो थे वो थे नरहरी राव। एंड हु वाज द फर्स्ट वुमन कैग? पहली वुमन कैग कौन थी? तो ये थी सिंधु श्री खुल्लर। सो प्लीज़ रिमेंबर ऑल दिस इंफॉर्मेशन, ये सब बहुत हेल्पफुल होगा। अब देखो, इस सवाल में पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द एक्यूट एंगल बिटवीन द आवर हैंड एंड मिनट हैंड एट 4:37 PM। तो अब इसको कैसे निकालते हैं? देखो, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है H/30 माइनस M/11/2, वेयर H डिनोट्स द आवर एंड M डिनोट्स द मिनट। तो आवर कितना है? 4 × 30, मिनट कितना है? 37 × 11/2। तो ये हो जाएगा 120 माइनस ओके। अब ये जो है ये नेगेटिव में नहीं लेना होता, ये एक तरह से मॉड समझ लो, ये मॉड्यूलस हमने ले रखा है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 83 अराउंड आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ गया? 83.5। ठीक है, 83.5। देखो, इस सवाल में अगर एग्ज़ाम में पास हो गए तो सक्सेस मिलेगी, और मैचेस में क्या मिलती है?
विक्ट्री मिलती है, विक्ट्री। विक्ट्री मतलब फाइनल रिजल्ट पर बात हो रही है ना, तो फाइनल रिजल्ट तो यही दे रहा है। ठीक, कह रहा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल वेइंग इतना है ना, मूविंग विद वेलोसिटी इतना, तो ये कितना होता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, ये होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ एम वी स्क्वायर तो 4 जूल है ना। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ इफ करंट इंक्रीजेस पोटेंशियल रिमेन डिफरेंस रिमेन्स कांस्टेंट देन, देखो R इज इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन आई होता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस जो है तुम्हारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, करंट के। तो अगर मेरा करंट जो है वो बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस मेरा क्या होगा, घटेगा ही। तो यही होगा आंसर। ठीक, देखो कह रहा है कि हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन। तो ओजोन का फॉर्मूला होता है O3, और इसी से काफ़ी स्वाभाविक है कि 3 एटम्स जो हैं वो ऑक्सीजन के प्रेजेंट रहते हैं हमारे ओजोन में, तो 3 आंसर आ जाएगा। ना अमाउंट ऑफ, अब ये जो ओजोन है ये कहाँ पर पाई जाती है, तो ये पाई जाती है हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में, अर्थ के स्ट्रेटोस्फेयर में। और ओजोन जो है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, डिप्लीट हो रही है बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग यूज ऑफ CFCs, हेलॉन्स, ठीक है, एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, तो एक जो है इन सभी केमिकल्स को कम करने के लिए 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुई थी, जिसमें कि इन सब पर बैन लगाने को कहा गया था, ताकि ओजोन डिप्लीशन जो है वो रुक सके ना। ओजोन को डिप्लीट करना, रोकना, डिप्लीट होने से रोकना इतना ज़रूरी क्यों है, बिकॉज ओजोन जो है इट एब्जॉर्ब्स हार्मफुल यूवी रेडिएशन। ठीक है, ये जितने भी जो भी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन सन से आती हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेती है, और अगर एब्जॉर्ब ना करेगी तो हमें काफ़ी सारी स्किन प्रॉब्लम्स वगैरह हो सकती हैं। ठीक, तो ये काम करती है। अब ओजोन जो है इसको मेजर किस में करा जाता है, तो एक होता है डॉप्सन यूनिट। डॉप्सन यूनिट, तो डॉप्सन यूनिट क्या होता है, 1 Dobson unit is equal to number of molecules of ozone that would be required to create a layer of pure ozone 0.01 millimeter thick at a temperature of 0 degree and pressure of 1 atmosphere। अगर बोले कि ओजोन को मेजर किस में करा जाता है तो आंसर एकदम फट के आना चाहिए, डॉप्सन यूनिट होता है, डॉप्सन यूनिट। ठीक है, और हमारा जो एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री है वो कब बनी थी, MOEFCC, ये बनी थी 1985 में। और एनवायरनमेंट मिनिस्टर कौन है, मिस्टर भूपेंद्र यादव, मिस्टर भूपेंद्र यादव। अब देखिए इस सवाल में पूछ रहा है कि विच इज़ द पॉलिटिकल पार्टी दैट वाज स्टार्टेड बाय एक्टर चिरंजीवी, आफ्टर दैट इट वाज मर्ज्ड विद इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो चिरंजीवी ने भाई प्रजा राज्यम पार्टी जो है इसकी शुरुआत करी थी, और कब करी थी, सन 2008 में इन्होंने शुरू करी थी। और कहाँ करी थी, तिरुपति में, तिरुपति में इन्होंने पार्टी करी थी, लेकिन बाद में 2011 के आसपास इन्होंने जो है मर्ज कर दिया उसको। ठीक है, देन एक पार्टी जो थी ये चिरंजीवी ने करी, एक करी रजनीकांत ने। रजनीकांत ने भी एक पार्टी शुरू करी थी और उसका नाम था रजनी मक्कल मंडरम, RMM। और इन्होंने ये पार्टी 2017 में शुरू करी थी, लेकिन फिर इन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया पॉलिटिक्स से। और अभी रिसेंटली एक और एक्टर हैं साउथ के, उनका नाम है विजय थलापति, काफ़ी फेमस एक्टर हैं, और इन्होंने भी एक अपनी नई पार्टी शुरू करी है जिसका नाम है तमीज़ागा वेत्री कज़ागम। ये इन्होंने 2024 में ही जो है अपनी पार्टी शुरू करी है। ठीक है, नाउ अबाउट तेलुगु देशम पार्टी, ये कौन सी पार्टी है, तो ये पार्टी 1982 में शुरू करी गई थी बाय एन टी रामाराव, जिन्हें NTR भी बोलते हैं, NT रामाराव। और अभी एट प्रेजेंट इसके प्रेसिडेंट कौन है, एट प्रेजेंट इसके प्रेसिडेंट हैं चंद्रबाबू नायडू, चंद्रबाबू नायडू, जो कि एक टाइम पे आंध्र प्रदेश के CM भी रह चुके हैं।
तो वो हैं इसके प्रेसिडेंट। नाउ एक और इम्पॉर्टेंट पार्टी है साउथ की, दैट इज़ द भारत राष्ट्र समिति। भारत राष्ट्र समिति ये कब बनी थी? 2001 में। और केसीआर चंद्रशेखर राव ये जो हैं ये इसके प्रेसिडेंट हैं। और ये एक टाइम पर क्या थे? प्रेसिडेंट थे तेलंगाना के, सॉरी सीएम थे तेलंगाना के। ठीक है। नाउ इन सब के बाद साउथ इंडिया में और भी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो कि इम्पोर्टेंट रही हैं। फॉर एग्जांपल एक है डीएमके। नाउ डीएमके स्टैंड्स फॉर द्रविड़ा मुनेट्रा कज़ागम, और ये पार्टी है तमिलनाडु की। और इसके एट प्रेजेंट जो हेड हैं वो हैं एम.के. स्टालिन। और ये फाउंड हुई थी 1949 में बाय सी.एन. अन्नादुरई। ठीक है, सी.एम. अन्नादुरई। और उसके बाद इसको किन्होंने संभाला था? एम करुणानिधि को। एम करुणानिधि। और एम करुणानिधि के ही बेटे हैं एम.के. स्टालिन। ठीक है। नाउ डीएमके से ही एक और पार्टी का जो है जन्म हुआ था, उसको बोलते हैं एआईएडीएमके। एआईएडीएमके, इसमें बस ऑल इंडिया लगा दो, ऑल इंडिया, फिर यही। ठीक है। तो उसके चेयरमैन कौन है? एम अब ये शुरुआत किसने करी थी? अच्छा, शुरू किसने करा था? एम जी रामचंद्रन ने। और इसके चेयरमैन हैं एम थम्बादुरई। तो जयललिता जो थी वो इसी पार्टी को बिलोंग करती थी। जयललिता जो थी, जो कई बार सीएम रह चुकी हैं तमिलनाडु की, वो इसी पार्टी को बिलोंग करती थी। नाउ ये तो हो गई साउथ इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में बात। अब देखो इंडियन पॉलिटिक्स में नेशनल पार्टीज कौन कौन सी हैं और कितनी हैं। तो एज ऑफ 2024, ये 2024 लोकसभा इलेक्शन से पहले इलेक्शन कमीशन ने इन 6 पार्टीज को जो है नेशनल पार्टीज का दर्जा दिया है। बीजेपी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, सीपीआई मार्क्सिस्ट, नेशनल पीपल्स पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और आम आदमी पार्टी। तो देखो ये कब कब बनी थी। देखो बीजेपी का तो सबको पता है, 1980 में बनी थी भाई, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाई थी। देन इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885। ठीक है। देन सीपीआईएम, ये बनी थी 1964 में, और फाउंडर थे इसके सीताराम येचुरी। नेशनल पीपल्स पार्टी ये बनी थी 2012 में, और इसके फाउंडर थे पीए संगमा। बहुजन समाज पार्टी ये बनी थी 1984 में, इसके फाउंडर थे काशीराम जी। और आम आदमी पार्टी बनी थी 2 अक्टूबर 2012 में, और इसके फाउंडर थे अरविंद केजरीवाल। सो प्लीज़ रिमेंबर, ये सब बहुत ज़रूरी है याद रखना। और अब नेशनल पार्टी कौन सी पार्टी होती है? नेशनल पार्टी तब होती है कोई भी पार्टी दैट सिक्योर्स 2% सीट्स इन लोकसभा फ्रॉम 3 स्टेट्स, तो वो नेशनल पार्टी होती है। ओके। अब देखो इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 19 है, तो ये इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लो। यहाँ 19 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 16 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3, और 4 3 का क्या हो जाएगा? -12। तो आंसर आ जाएगा माइनस। अब इसमें बोल रहा है कि रॉन्ग नंबर बताओ इस सीरीज़ में कौन सा है। तो यहाँ पर गैप देख लो यार, कि यहाँ 6 का गैप है, यहाँ 8 का गैप है। अब गैप जो है वो 2 2 से बढ़ रहा है, 6 के बाद 8 हुआ, तो 8 के बाद यहाँ पर 10 होना चाहिए था, तो ये 32 की जगह क्या आना चाहिए था? 30 आना चाहिए था। उसके बाद फिर यहाँ कितना होता? 12 होता, यहाँ 14 होता, यहाँ 16 होता, 2 2 से बढ़ रहा है गैप। तो यही वाला गलत है, 32 वाला। तो 32 की जगह क्या होना चाहिए था? 30 होना चाहिए था। अब देखो 2 डेसिमल्स का प्रोडक्ट जो है वो ये है, अगर एक डेसिमल ये है तो दूसरा निकालना है। अब देखो पूरा डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप इसको यूनिट डिजिट से ही डायरेक्टली कर सकते हो कि अगर इसकी यूनिट डिजिट 8 है
और यहाँ पर एक मल्टीप्लायर में मेरी यूनिट डिजिट 6 है, तो मुझे एक ऐसी यूनिट डिजिट चाहिए जो 6 के साथ 8 देती हो। तो या तो वो 3 होगी क्योंकि 6 3 से 18 होता है, या वो 8 होगी, 6 8 से 48। तो जिसमें इनमें से कोई आ रहा हो वही आंसर होगा। अब देखो ये आ रहा है तो ये तो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो 8 में एक ही आ रहा है तो यही आंसर होगा। ठीक है, तो ये शॉर्ट तरीका है तेज़ी से सवाल को निकालने का, पूरा डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, अब ये सवाल देखो, इसमें नंबर ऑफ़ अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो एक एक करके बढ़ते जा रहे हैं। जैसे पहले ए था, फिर 2 हुए बी सी, फिर 3 हुए डी ई एफ, फिर 4 हुए जी एच आई जे, फिर 5 हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे के एल एम एन ओ, के एल एम एन ओ। अब आसान सवाल है, इसमें ऑड कैरेक्टर निकालना है। ये सारे तो देखो सिंबल है, ये यूरो का है, ये येन का है, ये डॉलर का है। ए जो है वो सिंपल एक अल्फ़ाबेट है, तो ये कोई करेंसी का सिंबल नहीं है, तो ए इसका आंसर आ जाएगा। अब देखो इसमें बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। तो वैसे तो हमें डायरेक्टली भी दिख रहा है कि ये 21 का स्क्वायर होता है 441, तो आंसर यही है। लेकिन अगर मान लो कोई ज़्यादा नंबर ऑफ डिजिट्स होती, मान लो 5-6 डिजिट का होता, तो हम कैसे बता दें। देखो इसकी यूनिट डिजिट से देख लो आप कि कोई भी एक परफेक्ट स्क्वायर होगा तो उस वो किस यूनिट डिजिट में एंड हो रहा होगा, या तो वो 1 में एंड हो रहा होगा, या वो 4 में हो रहा होगा, या वो 9 में हो रहा होगा, या वो 6 में हो रहा होगा, या वो 5 में हो रहा होगा। इनके अलावा और किसी में वो एंड हो नहीं रहा होगा। इसमें भी अगर देखो तो ये सारे इनमें से किसी में एंड नहीं हो रहे हैं, तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकते। सिर्फ ये हो रहा है जो 1 यूनिट डिजिट में एंड हो रहा है, इसलिए एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो अगर कोई एक बड़ी सी डिजिट दे देता है और उसके लास्ट में मान लो 4 6 3 8 9 2, तो क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर है? तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यूनिट डिजिट से देखकर हम लोग बता सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 21, सॉरी 441। ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। अब देखो इस सवाल में बोल रहा है कि वीर ने 15% अपनी मंथली इनकम का स्पेंड कर दिया हाउस रेंट पे, और 60% जो है हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर पे। अब देखो वो सेव कितना कर रहा होगा, जब उसने 60% इसका इन्वेस्ट कर दिया तो इसका मतलब उसके पास 40% रह रहा है किसका, जो इसका बचा होगा। तो 40% ऑफ 85% ऑफ हिज इनकम, ये 2210 है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 6500। इनकम आ गई 6500। ठीक है, ये आंसर आ गया। अ लॉन रोलर मेक्स 20 रिवोल्यूशंस इन 1 आवर, द रेडियन इट रन्स थ्रू 25 मिनट्स इज व्हाट। तो देखो एक रिवोल्यूशन में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, 2 पाई आर। तो 20 रिवोल्यूशंस में कितना करेगा, इंटू 20, है ना। 20 रिवोल्यूशंस में इंटू 20 करेगा। तो अब 1 घंटे में मतलब 60 मिनट में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, 40 पाई आर। तो 25 मिनट्स में कितना करेगा, तो 25 इंटू 40 पाई आर डिवाइड बाई 60, तो ये जाएगा 50/3 पाई आर। अब यहाँ पे इन्होंने आर नहीं दे रखा है, बट 50 पाई/3 ये मेरा मिल रहा है, बट आर की वैल्यू इन्हें देनी चाहिए थी, या फिर यहाँ पर आर लिखते। ठीक है, विच मेजर बैंक हैज़ लॉन्च द उन्नति क्रेडिट कार्ड इन 2017 टू एनहेंस क्रेडिट इंक्लूजन इन इंडिया। तो ये एस बी आई ने करा था। टॉकिंग अबाउट एस बी आई, तो एस बी आई बना कब था, 1 जुलाई 1955 को। और इससे पहले इसका जो नाम था वो इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। और इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया भी कब बना था, 1921 में बना था, बाय मर्जिंग द 3 बैंक्स। मतलब एक तो इम्पीरियल बैंक ऑफ कैलकाटा था, बॉम्बे था, मद्रास था, तो इनको मर्ज करके इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना था 1921 में। देन 1955 में इसी का नेशनलाइजेशन हुआ था, राष्ट्रीयकरण हुआ था, उसी से एसबीआई बना था। ठीक है, और इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं, मुंबई में। और इसके चेयरमैन कौन है, मिस्टर डी के खरा। ठीक है, और इसकी टैगलाइन क्या है, प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स, प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स। और एक एस का ऐप है जो कि बहुत पॉपुलर है, दैट ऐप इज़ योनो। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ योनो, यू ओनली नीड वन। तो प्लीज़ ये सब याद रखना। नाउ अबाउट ICICI,
आईसीआईसीआई जो है ये कब बना था? ये भी 1955 में बना था और इसके भी हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। और इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये एक प्राइवेट बैंक है, ठीक है। और इसकी टैगलाइन है, हम हैं ना ख्याल आपका। एंड द थर्ड वन, द HDFC बैंक, विच इज़ ऑल्सो अ प्राइवेट बैंक। इसके भी हेडक्वार्टर्स मुंबई में है, बट ये अभी हाल में ही बना था 1994 में, 1994 में। और इसकी टैगलाइन है, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। और इसका एक इम्पॉर्टेंट ऐप है पेमेंट के लिए, जो कि है पेज़ैप। प्लीज़ रिमेंबर, पूछेगा पेज़ैप कौन से बैंक का है, तो HDFC का है। और ICICI के बारे में बता दूं, एक ऐप ICICI का भी काफ़ी फेमस है, दैट इज़ इंस्टाबिज। ये जो ऐप है ये भी ये ICICI का है। तो SBI का हो गया योनो, ICICI का हो गया इंस्टाबिज और HDFC का हो गया पेज़ैप। नाउ अगर मैं लास्ट के 3 के बारे में बात करूं, इन 3 के बारे में, द 2, 3, 4, ये तीनों जो हैं ये DSIBs कहलाते हैं। DSIB का मतलब हो गया डोमेस्टिकली सिस्टमैटिक इम्पॉर्टेंट बैंक। अर्थात ये बैंक्स इतने बड़े हैं कि ये फेल नहीं हो सकते, टू बिग टू फेल, ठीक है। इनका साइज इतना बड़ा है, इतना मैसिव है, दैट दे आर टू बिग टू फेल। तो DSIBs बोलते हैं। तो प्लीज़ रिमेंबर दिस ऑल्सो। अब देखो इसमें परसेंटेज ऑफ लिटरेट पूछ रहा है, तो लिटरेट कितने हैं मेरे 50, और आउट ऑफ टोटल कितना 150, तो कितना हो गया 1/3 मतलब 33.33%। तो ये आंसर। अब देखो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा 2 दे रखा है, और कॉट थीटा पूछ रहा है कितना है। देखो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा अगर 2 है, तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा कितना होता है? 1/2 होता है। इसका रेसिप्रोकल होता है। अब मुझे ये निकालना है, ठीक है, तो मैं माइनस कर दूंगा पूरे को, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 कॉट थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस 1/2। तो कॉट थीटा मेरे को क्या जाएगा? 3/2/2, 3/4। तो इसका मतलब कितना हो गया? 0.75। तो ये मेरा आंसर हो गया, ठीक। अब देखो व्हाट इज द मीन ऑफ फर्स्ट 5 ट्राइंगुलर नंबर्स। तो ट्राइंगुलर नंबर कौन से होते हैं? तो ट्राइंगुलर नंबर जैसे वो होते हैं, जैसे ये हमने फर्स्ट नंबर तो मेरा 1 हो गया। अब मेरा सेकंड नंबर क्या लिखा जाएगा? तो उसमें जो फर्स्ट नंबर होता है वो और दूसरा जिस प्लेस का नंबर है उनको हम ऐड कर देते हैं। जैसे सेकंड प्लेस है तो 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3। अब मेरी उससे पहले का नंबर ऐड करेंगे, जैसे थर्ड प्लेस है तो थर्ड प्लेस और उससे पहले का नंबर, ठीक है। फोर्थ प्लेस उससे पहले का नंबर, तो 4 + 6। फिफ्थ प्लेस और उससे पहले का नंबर, तो 15। तो ये मेरे पहले 5 ट्राइंगुलर नंबर हो गए। अब वो कह रहे हैं इनका मीन बता दे, तो यार ऐड कर लो। 10, 20, 20 और 15 कितना हो गया? 35 अपॉन 5, 7। तो ये मेरा मीन आ गया 7। नाउ विच फॉर्म ऑफ एनर्जी डजंट अकर व्हाइल राइडिंग अ बाइसिकल? तो यस, काइनेटिक एनर्जी तो होगा ही होगा भाई, जब चल रही है काइनेटिक एनर्जी तो होगी ही होगी उसमें, है ना। और हीट एनर्जी, हाँ तो हीट भी होती है बाय फ्रिक्शन भाई। जब टायर जो है वो आपका रोल करेगा तो बाय फ्रिक्शन जो है वो हीट भी डिसिपेट होगी, तो हीट एनर्जी भी हो रही है। मैकेनिकल एनर्जी अनदर फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी है तो मैकेनिकल एनर्जी भी है ही, तो ये भी होगा। केमिकल एनर्जी नहीं होगा यार, केमिकल में क्या कुछ, केमिकल एनर्जी तो कुछ हो ही नहीं रही है, कुछ कन्वर्ट तो हो नहीं रहा, ठीक है। तो केमिकल एनर्जी जो है ये आंसर। अब देखो वो कह रहा है कि नेम द इंडियन एंटरप्रेन्योर को फाउंडर एंड ओनर ऑफ इंडियाज लो कॉस्ट एयरलाइन स्पाइस जेट। तो स्पाइस जेट के ओनर का नाम है अजय सिंह, और इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम में। और स्पाइस जेट को पहले बोलते थे मोडी लुफ्त, तो इसी को उन्होंने बाद में स्पाइस जेट बना दिया था। देन विजय माल्या की कंपनी का नाम किंगफिशर एयरलाइंस, और रतन टाटा की कंपनी, इन्होंने मतलब सरकार से खरीदी एयर इंडिया। और एयर इंडिया के हेडक्वार्टर्स भी कहाँ हैं? गुरुग्राम में। और कैप्टन GR गोपीनाथ, इनकी एयरलाइन का नाम है एयर डेक्कन, और इसके हेडक्वार्टर कहाँ हैं? इन अहमदाबाद। नाउ
इसके अलावा और भी एयरलाइंस हैं जिनके बारे में पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल इंडिगो एयरलाइन, और इसके ओनर कौन है? राकेश गंगवाल एंड राहुल भाटिया, राहुल भाटिया। और इसके हेडक्वार्टर भी अगेन गुरुग्राम, ठीक है, सबकी गुरुग्राम में मेनली। देन गो एयर, ठीक है, इसके जो हैं ओनर हैं वाडिया ग्रुप, वाडिया ग्रुप, और इसके हेडक्वार्टर हैं इन मुंबई। और गो एयर पहले नाम था, लेकिन अब जो नाम हो गया इसका गो फर्स्ट हो गया है, गो फर्स्ट। और एक एयरलाइन है एयर एशिया, ये वैसे मलेशियन एयरलाइन है पर ये ऑपरेट इंडिया में भी करती है। तो एक मलेशियन एयरलाइन है, इसका हेडक्वार्टर है कुआलालंपुर, कुआलालंपुर। एंड एक और इम्पॉर्टेंट एयरलाइन है, दैट इज़ द विस्तारा एयरलाइन। तो ये दो एयरलाइंस का ग्रुप है, एक तो है टाटा सन्स और सिंगापुर एयरलाइन। तो ये दोनों मिलकर इस एयरलाइन को चला रहे हैं। और विस्तारा के हेडक्वार्टर अगेन दे आर इन गुरुग्राम। और एक और बहुत इम्पॉर्टेंट एयरलाइन है जो हाल ही में फेमस हुई थी, वो है अकासा एयर, अकासा एयर। तो ये किसकी है? ये है मिस्टर राकेश झुनझुनवाला, राकेश झुनझुनवाला। अब देखिए ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके बारे में पता होना चाहिए। ये ICAO और IATA, इन दोनों के हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं? मॉन्ट्रियल कनाडा, मॉन्ट्रियल कनाडा। और नेशनल लेवल पे अगर देखें तो नेशनल लेवल पे एक तो है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और ये बनी थी 1995 में। और एक है DGCA। ना DGCA क्या है? ये है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ठीक है। ये एविएशन सेफ्टी रूल्स से डील करता है, ठीक है, जो भी सेफ्टी रूल्स हैं उनसे डील करता है। और ये किसके अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। और इसके मिनिस्टर कौन है इस टाइम? मिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया। अब नाउ टॉकिंग अबाउट प्लेन्स, ये जितने भी एयरलाइंस हैं ये मेनली दो किस्म के प्लेन्स यूज़ करते हैं, दो कंपनीज के प्लेन्स यूज़ करते हैं। एक या तो करते हैं एयरबस या फिर करते हैं बोइंग। और एयरबस कंपनी कहाँ की है? टोलूजी इन फ्रांस। और बोइंग कंपनी है शिकागो, US। इसके अलावा एक और कंपनी पता होना चाहिए, बॉम्बार्डियर। ये कहाँ की कंपनी है? कनाडा, मॉन्ट्रियल कनाडा। सरकार ने एयरपोर्ट से रिलेटेड एक स्कीम शुरू करी हुई है, उड़ान स्कीम, विच मीन्स उड़े देश का आम नागरिक। तो इसका मेन मोटिव ये है कि एयर फ्लाइट्स को इतनी चीप बना दो कि आम आदमी भी उसमें आराम से ट्रैवल कर सके, ठीक है। और इसमें काफ़ी एयरपोर्ट्स जो हैं उनको विकसित किया गया है। तो एक 100th एयरपोर्ट है देश का, 100th नंबर का एयरपोर्ट जो बना था वो कौन सा था? वो था पैक्योंग एयरपोर्ट, पैक्योंग एयरपोर्ट इन सिक्किम। प्लीज रिमेंबर। अब देखो इस सवाल में वो कह रहा है कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू अ रेयर मीडियम तो इट बेंड्स व्हाट? तो ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का सवाल है। देखो जब भी रे ऑफ लाइट, ठीक है, रेयरर से डेंसर में जाती है, मान लो ये ग्लास है या वाटर है या ये ग्लास स्लैब है, ये नॉर्मल है। तो जब भी रे ऑफ लाइट रेयरर, ये एयर है, रेयर से डेंसर में जाती है तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर जाती है इस तरह से, ठीक है। और जब भी ये डेंसर से रेयर में जाएगी, अब ये ग्लास से वापस कहाँ जा रही है? एयर में जा रही है, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल निकल जाती है, ठीक है। तो एक सवाल का उत्तर तो ये हो गया कि जब डेंसर से रेयर में जाएगी तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। तो ये दोनों तो ऑप्शन हट ही गए तुम्हारे, टुवर्ड्स द नॉर्मल नहीं जाएगी। अब देखो स्पीड पर, अब स्पीड पे बात आ रही है कि स्पीड कम होगी या ज़्यादा होगी। तो यार ऑब्वियसली बात है, जब ज़्यादा डेंस से लाइट में जा रही है, लाइटर उसमें जा रही है, तो स्पीड एक्चुअली बढ़ेगी ही बढ़ेगी, तो स्पीड अप होगी। तो ये उत्तर हो गया। अच्छा देखो
जब भी रे ऑफ लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो दो चीजें जो उसकी चेंज होती हैं वो होती हैं, एक तो होती है उसकी वेवलेंथ, ठीक है, और उसकी वेलोसिटी। ये दोनों चीजें क्या होती हैं, चेंज होती हैं। और जो चीज चेंज नहीं होती वो क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी और उसका फेज। ये दो चीज चेंज नहीं होती, इनमें कोई चेंज नहीं आता, और ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आ सकता है, ठीक है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है किसी भी मीडियम का, ठीक है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के, या यूं कह लो वेवलेंथ जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। तो जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतनी वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी, एंड वाइस वर्सा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो मैक्सिमम किस कलर का होता है, वॉयलेट कलर का होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर कहे कि मैक्सिमम किसका होता है तो वॉयलेट कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम होता है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिनिमम किसका होता है, रेड कलर का। क्यों? क्यों? क्योंकि वॉयलेट की वेवलेंथ क्या होती है, सबसे कम होती है, और रेड की वेवलेंथ क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। तो इसी वजह से। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है किसी भी मीडियम में वो टेम्परेचर के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। देखो वेवलेंथ के तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता ही है, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टेम्परेचर के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। हालांकि फर्क उतना ज्यादा नहीं पड़ता, थोड़ा बहुत पड़ता है, बट इन्वर्सली ही होता है प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो ये सवाल भी पूछा जा सकता है। अब देखो ये रीजनिंग का सवाल है, इसमें आर्ग्यूमेंट और अजम्पशन के ऊपर बेस्ड है। आर्ग्यूमेंट ये है कि एक्स एडवाइस कर रहा है वाई को कि ही और शी, इफ ही और शी वांट्स टू स्टडी मैनेजमेंट, ही और शी शुड ज्वाइन आईआईएम। मतलब वाई को एडवाइस कर रहा है ना कि उसको आईआईएम ज्वाइन करना चाहिए। अजम्पशन देखो, आईआईएम प्रोवाइड्स गुड मैनेजमेंट एजुकेशन। तो यस, वो ज्वाइन करने के लिए इसीलिए बोल रहा है कि भाई अगर आपको मैनेजमेंट करना है तो आईआईएम ज्वाइन करो। तो नेचुरली आईआईएम अच्छा होगा, इसीलिए बोल रहा है वो ज्वाइन करने को। तो पहला अजम्पशन मेरे को ठीक लगा। अब एक्स लिसन्स टू एडवाइस गिवन बाय वाई, नाउ ये मेरे को गलत लग रहा है, क्योंकि इसमें अब थोड़ी लैंग्वेज प्रॉब्लम है। अगर ये होता वाई लिसन्स टू एडवाइस गिवन बाय एक्स तो ये होता, क्योंकि इसमें एक्स एडवाइस कर रहा है वाई को, ना कि उल्टा है कि वाई एडवाइस कर रहा है एक्स को। तो एक्स लिसन्स टू द एडवाइस नहीं होगा, इसमें होगा वाई लिसन्स टू द एडवाइस गिवन बाय एक्स। तब ये ठीक रहता कि वो वाई जो है वो तभी तो एडवाइस कर रहा है क्योंकि वो सुनता है। तो इसमें ये तो मुझे नहीं लगता आएगा, इसमें आएगा सिर्फ वन इम्प्लिसिट है, सिर्फ वन इम्प्लिसिट है, ठीक है। अब देखो इस सवाल में कह रहा है कि पीएच जो है किसी सॉल्यूशन का 3 है, और जब उसका पीएच जो है 6 हो जाता है तो हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन क्या हो जाती है। तो देखो इस सवाल में आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, किसका, पीएच का। पीएच का फॉर्मूला होता है -log 10, ये बेस है, एट बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, ये होता है। तो अगर वो कह रहा है कि तुम्हारा पीएच 3 है, तो मैंने कहा 3 ये ले लो, -log 10 हाइड्रोनियम आयन। अब आप माइनस इधर ले जाओ तो -3 इज इक्वल टू log 10 हाइड्रोनियम आयन। अब देखो इसके बाद क्या करें, तो तुम्हें एक प्रॉपर्टी लॉग की पता होनी चाहिए, क्या, कि अगर y इज इक्वल टू लॉग एट बेस 10x है, ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 की पावर y हो जाएगी, 10 की पावर y हो जाएगी। तो ठीक उसी तरह अगर मेरे को ये बोल रहा है कि हाइड्रोनियम आयन निकालने हैं तो ये 10 की पावर -3 हो जाएंगे। अब ये तो हो गया पहला। उसके बाद वो कह रहा है कि अगर पीएच जो है वो 6 में चेंज हो गया, तो पीएच अब क्या हो गया, 6 -log 10 हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन। तो 6 माइनस फिर इधर चला गया, तो अब हाइड्रोनियम आयन की जो कंसंट्रेशन होगी वो क्या हो जाएगी, 10 रेज टू द पावर -6। तो 10 रेज टू द पावर -3 से 10 रेज टू द पावर -6 हो गया, तो कितना घट गया, 1000 गुना घट गया। तो डिक्रीजेज 1000 टाइम्स, ठीक है, डिक्रीजेज 1, यही बात सही होगी, क्योंकि इसमें देखो लॉग का चक्कर है। ये लॉग वाला फॉर्मूला मेथड आपको समझना पड़ेगा, तभी ये सवाल हो सकता है, वरना नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखिए वो पूछ रहा है कि हु वाज द फ्लैग बियरर ऑफ फॉर इंडिया एट द 2016 रियो ओलंपिक्स। तो 2016 के ओलंपिक्स में फ्लैग बियरर अभिनव बिंद्रा थे। नाउ हु वन द गोल्ड मेडल इन द 2008 बीजिंग ओलंपिक्स।
बीजिंग ओलंपिक्स में इन्होंने गोल्ड जीता था। और कौन से स्पोर्ट में जीता था? शूटिंग में, वेरी फेमस शूटर, शूटिंग में इन्होंने जीता था। नो, अब जो इस बार के ओलंपिक्स हो रहे हैं उनसे रिलेटेड देखो ये क्या पूछ सकता है। तो इस बार के ओलंपिक्स जो हैं ये पेरिस में हो रहे हैं, और पेरिस के साथ साथ एक आइलैंड है तहीटी आइलैंड, तहीटी आइलैंड, तो यहां पर भी हो रहे हैं। और ये इस बार के जो हैं ये 33rd ओलंपिक्स है, 33rd ओलंपिक्स। नाउ इनकी जो ओपनिंग सेरेमनी है ये कौन से स्टेडियम में हो रही है? तो ये हो रही है जार्डिन्स डू ट्रोकाडरो, एंड और कहां हो रही है? सिशे, सिशे में। और क्लोजिंग सेरेमनी कहां पर हो रही है? क्लोजिंग सेरेमनी हो रही है स्टाडे डी फ्रांस, स्टाडे डी फ्रांस। नाउ इन गेम्स का मोटो क्या है? मोटो ऑफ पेरिस ओलंपिक्स, गेम्स वाइड ओपन, गेम्स वाइड ओपन। और इनका मैस्कॉट क्या है? तो मैस्कॉट इज फिरगे, फिरगे, दिस इज द मैस्कॉट। इसी के साथ साथ जब पेरिस इनको होस्ट कर लेगा तो पेरिस जो है वो सेकंड ऐसा देश बन जाएगा लंदन के बाद जो कि 3 ओलंपिक्स होस्ट करेगा। लंदन ने 1908, 1948 और 2012 के ओलंपिक्स होस्ट किए हैं। वहीं पेरिस जो है वो 1900, 1924 एंड 2024 ये 3 ओलंपिक्स जो है होस्ट करेगा। ठीक है। नाउ अबाउट द फ्लैग बियरर्स, देखो फ्लैग बियरर जो हैं जैसे उसके पूछे थे इसके पूछे जा सकते हैं। तो इस बार के फ्लैग बियरर हैं शरद कमल अचांता, वेरी फेमस टेनिस प्लेयर और बहुत ही पुराने टेनिस प्लेयर हैं। और टॉर्च बियरर कौन होंगे? अभिनव बिंद्रा होंगे। और मैरी कॉम जो होंगी वो शेफ डे मिशन होंगी। इसके साथ साथ ओलंपिक्स 2022 में जो टोक्यो में हुए थे उसमें इंडिया ने 7 मेडल जीते थे, और ओपनिंग सेरेमनी में मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह गए थे। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह गए थे, और क्लोजिंग सेरेमनी में अगेन शरद कमल और निखत जरीन गए थे। एशियन गेम्स 2022, नाउ ये कहाँ हुए थे? हुआंगजू में, हुआंगजू, नाउ हुआंगजू इन चाइना। और ये 19th एशियन गेम्स थे, और इनके जो मैस्कॉट थे वो थे कॉन्ग कॉन्ग, लियान लियान एंड चेन चेन। तो ये एशियन गेम्स के थे, इसमें हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन ने लिया था। और एशियन गेम्स अब वाले कहाँ होंगे, मतलब 2026 वाले एशियन गेम्स कहाँ पर होंगे? तो वो ध्यान रखना आप, वो होंगे नगोया में, नगोया में। और 2030 वाले कहाँ पर होंगे? तो वो होंगे दोहा में। और 2034 वाले कहाँ पर होंगे? तो वो होंगे रियाद में। तो प्लीज रिमेंबर ऑल ऑफ दीज। ठीक है। नाउ एक और इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि इस बार के ओलंपिक्स में, समर ओलंपिक्स में, पेरिस ओलंपिक्स में 4 ऐसे नए स्पोर्ट हैं जो पार्टिसिपेट हो रहे हैं, जो नए स्पोर्ट इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं। व्हाट आर दोज 4? पहला है ब्रेकिंग, ब्रेक डांसिंग। दूसरा है सर्फिंग। तीसरा है स्केटबोर्डिंग, स्केटबोर्डिंग। और चौथा है स्पोर्ट क्लाइंबिंग। तो प्लीज रिमेंबर ऑल दिस इंफॉर्मेशन, इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है। अब देखो इस सवाल में पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल नंबर्स आउट ऑफ ए बी सी डी एंड ई आर ऑड नंबर्स। पहली स्टेटमेंट में कह रहा है कि ए बी सी डी ई आर नेचुरल नंबर्स। तो ठीक है, नेचुरल नंबर्स हैं, बट हम ये नहीं बता सकते इससे कि कौन से ऑड हैं। ठीक है, इनमें से कौन से ऑड है। अब कह रहा है बी एक प्राइम नंबर है, तो देखो बी अगर एक प्राइम नंबर भी है तो भी हम ये नहीं बता सकते, क्योंकि देखो 2 एक इवन नंबर है और एक प्राइम नंबर है, और 2 के अलावा 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये ऑड नंबर हैं और प्राइम नंबर है। तो हम खाली इससे भी नहीं बता सकते कि कौन से ऑड नंबर हैं। तो ना तो हम स्टेटमेंट 1 से बता सकते ना स्टेटमेंट 2 से बता सकते। तो नाइदर 1 नॉर 2 इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक है। देखो इस सवाल में बोल रहा है कि कौन सा ऐसा 8 है जिसके लेफ्ट में तो ऐसा नंबर है जो कि नॉट डिविजिबल हो। ठीक है, नॉट डिविजिबल बाय द नंबर टू इट्स लेफ्ट बट डिविजिबल बाय इट्स नंबर टू इट्स राइट, मतलब यहाँ पर जो हो उससे डिविजिबल हो। तो ये वाला देखो 588,
भाई 8 जो है वो 5 से तो डिविजिबल है नहीं, बट इस 8 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। ठीक है, तो इसके अलावा बाकी जो हैं 8 वो इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहे हैं, तो आंसर 1 हो जाएगा। अब देखिए इस सवाल में बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस ऑफ एन आइटम इंक्लूसिव ऑफ 10% प्रॉफिट वाज 440। तो अगर 440 जो है वो इंक्लूसिव 10% प्रॉफिट था, मतलब 110% की अगर वैल्यू 440 है, तो 100% दैट इज़ द कॉस्ट प्राइस क्या रही होगी उसकी, 400 रुपये। अब वो कह रहा है सेल वो 370 में कर रहा है, तो सेलिंग प्राइस ये हो गई। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ये मेरा लॉस परसेंट बता देगा। तो 7.5% का क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है, अब देखिए इस सवाल में क्या बोल रहा है कि 122 प्लस बॉड मास लगा देंगे 345 माइनस, इसको डिवाइड करोगे तो ये 3 टाइम्स जाएगा, माइनस करोगे तो 342 आ जाएगा। तो 342 प्लस 122 कितना आ जाएगा, 464। ये मेरा आंसर हो गया। अब देखो इस सवाल में क्या बोल रहा है कि एक आदमी जो है 10 किलोमीटर ईस्ट की तरफ चला, उसके बाद वो राइट टर्न करा, उसके बाद वो 8 चला, उसके बाद उसने लेफ़्ट लिया। ठीक है, उसके बाद वो 6 किलोमीटर चला, तो वो अपने विद रेस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पोजीशन ये है, तो वो किस डायरेक्शन में, तो वो इस डायरेक्शन में, तो इसको क्या बोलोगे, साउथ ईस्ट। ठीक है, साउथ ईस्ट मेरा आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज यूज टू प्रिवेंट फूड मटेरियल फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। तो ये मैंने पहले भी बताया था कि जो ये फूड मटेरियल जो होता है ये ख़राब हो जाता है ऑक्सीडेशन की वजह से, रैंसिड हो जाता है, ख़राब हो जाता है, सड़ जाता है। तो इससे प्रिवेंट करने के लिए इसमें जो चिप्स वगैरह जैसे पैकेट्स होते हैं उसमें हम लोग नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल करते हैं, नाइट्रोजन गैस भरते हैं जो इन्हें ऑक्सीडेशन से बचाते हैं, ऑक्सीडाइज होने से बचाते हैं। तो आंसर आ जाएगा नाइट्रोजन। ठीक, अब देखो कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इतना, अगर एक नंबर जो है 1.6 है तो दूसरा नंबर क्या होगा। देखो 27 होगा, वो तो होना ही होना है। इसमें मेन बात वो क्या पूछ रहा है, वो डेसिमल पूछना चाह रहा है आपसे, कहाँ लगेगा। देखो ये 3 डेसिमल प्लेसेस है, यहाँ 1 डेसिमल प्लेस तो यहीं आ गया, तो अब मतलब जो तुम्हारा आंसर आएगा वो 2 डेसिमल प्लेस पे होना चाहिए। तो 2 डेसिमल प्लेस कहाँ है, सिर्फ यहीं पर है, तो यही आंसर होगा। भाई 7 6 42, यूनिट डिजिट में तो 2 ही आएगा, तो वो तो ये 27 सबका है, लेकिन वो आपसे क्या जानना चाह रहा है, आपको ये पता है डेसिमल कहाँ लगेगा या नहीं। तो मुझे 3 प्लेसेस पर डेसिमल चाहिए, एक प्लेसेस पे यहाँ आ गया, तो अब 2 प्लेसेस पर चाहिए, तो 0.27 पर आ जाएगा, यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें बोल रहा है द मेटल दैट कैन बी कट विद अ नाइफ। तो देखो वो सोडियम है, सोडियम इतना सॉफ्ट होता है दैट इट कैन बी कट विद अ नाइफ, और सोडियम ही वो मेटल है जो कि केरोसिन में प्लेस करा जाता है, केरोसिन में, ये मैंने पहले भी बताया था। क्योंकि ये इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है कि ये इसे ओपन एयर में नहीं रख सकते, तो इसको केरोसिन में रखा जाता है ताकि ये सोडियम ऑक्साइड ना बना दे। ठीक है, तो सोडियम आंसर है। नो कॉपर के बारे में, कॉपर एक ऐसा एलिमेंट है जो बहुत अच्छा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, दैट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और इसको इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस में बहुत यूज़ करा जाता है, स्विचेस वगैरह में बहुत यूज़ करा जाता है, ट्रांसमिशन लाइंस में यूज़ किया जाता है। ठीक है, देन एल्यूमिनियम के बारे में कि एल्यूमिनियम जो है ये एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब जो कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल्स ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड एल्यूमिनियम, जिंक एंड लेड। ठीक है, ये 3 हैं, तीनों एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। और आयरन के बारे में तो पता ही है यार, आयरन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेटल है, आयरन ऑक्साइड फेरस और फेरिक ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, Fe2O3 और Fe3O4, ये 2 तरह के ऑक्साइड बनाता है। नाउ अबाउट देयर एटॉमिक नंबर, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 11, कॉपर का एटॉमिक नंबर क्या है, 24, और 29, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13, और आयरन का एटॉमिक नंबर है 26। अब देखो इसमें सवाल पूछ रहा है कि ये बताओ कि कितने टाइम जो है जेड को वेट करना पड़ेगा, और उसने कह दिया कि ट्रेन जो है वो पंक्चुअल है, मतलब वो लेट नहीं होगी। अब वो कह रहा है कि ट्रेन ये जो है पहुंच गया 10 बजे। हमने कहा ठीक है, लेकिन ये तो बताओ ट्रेन कब की है। वो कह रहा है 11 बजे की ट्रेन है, तो मतलब हमें पता चल गया कि अगर वो 10 बजे पहुंच रहा है और 11 बजे की ट्रेन है, तो उसको 1 घंटा वेट करना पड़ेगा। तो मतलब ये और ये दोनों इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए इस सवाल का जवाब बताने के लिए कि वो कितना वेट करेगा। तो 1 एंड 2 बोथ आर सफिशिएंट, तो ये सही आंसर हो जाएगा। अब देखो द टेंडेंसी ऑफ अनडिस्टर्ब्ड ऑब्जेक्ट्स टू स्टे एट रेस्ट और टू कीप मूविंग विद द सेम वेलोसिटी इज कॉल्ड, तो उसको इनर्शिया बोलते हैं। इनफैक्ट न्यूटन का जो पहला नियम है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है, ठीक है, वो इसी से रिलेटेड है कि भाई अ बॉडी
remains at that particular position only until when an external force is applied to it. जब तक उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाई जाएगी तब तक वो अपनी उसी पोजीशन में रहेगा, उसी इनर्शिया में रहेगा। तो आंसर है इनर्शिया। अब देखो मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम होता है एक ऐसी फोर्स दैट कीप्स एन ऑब्जेक्ट मूविंग, ठीक है। और मोमेंटम को हम किससे डिनोट करते हैं? पी से। तो पी इज इक्वल टू एम इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट जो है वही मोमेंटम है। और मोमेंटम जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। उसकी बोथ मैग्नीट्यूड भी होती है मतलब, और उसका डायरेक्शन भी होता है। अच्छा, फोर्स क्या होता है? तो फोर्स एक ऐसा एक्सटर्नल एजेंट है, एक ऐसा एजेंट है जो कि एक इनिशियल स्टेट जो होती है बॉडी की उसको चेंज करता है। मतलब अगर ऑब्जेक्ट आपका मूव कर रहा है तो उसको रोक देगा, अगर वो रुका हुआ है तो उसको मूव करा देगा, ठीक है। और फोर्स जो होता है वो प्रोडक्ट होता है मास इनटू एक्सेलरेशन का। और अगेन फोर्स भी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसकी बोथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है, ठीक है। और एनर्जी क्या होता है? तो एनर्जी जो होता है एक तरह से वर्क डन ही होता है। एनर्जी होता है वर्क डन होता है। एनर्जी जो होता है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, कि एक पर्टिकुलर फोर्स लगाने पर एक ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेस हुआ, तो ये एनर्जी होता है। तो इसका आंसर है इनर्शिया। अब देखो हीलियम, एक्सेप्ट हीलियम ऑल नोबल गैसेस हैव हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। तो हीलियम का तो हमें पता है कि भाई एटॉमिक नंबर 2 है, तो आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने, लेकिन इसको छोड़ के बाकी सब में जितनी भी नोबल गैस हैं, जितनी भी नोबल गैसेज हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आप एग्जाम्पल ले लो नियॉन का, विद एटॉमिक नंबर 10, कॉन्फ़िगरेशन क्या बैठेगी 2-8। आर्गन का एग्जाम्पल ले लो, विद एटॉमिक नंबर 18, कॉन्फ़िगरेशन क्या बैठेगी 288। आप ले लो एग्जाम्पल क्रिप्टन, एटॉमिक नंबर 36, कॉन्फ़िगरेशन क्या बैठेगी 28188। तो मतलब आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, कोई भी नोबल गैस रहे तो वो 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं। ओके, नाउ इंडियन एथलीट नीरज चोपड़ा क्रिएटेड हिस्ट्री by becoming the first Indian to get a gold in World Athletics Championship। तो उसका स्पोर्ट क्या है? देखो स्पोर्ट तो सबको पता है, जेवलिन है नीरज चोपड़ा का, बट मैं थोड़ा इससे एक्स्ट्रा बताना चाहता हूँ। देखो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप जो है ये बहुत ही फेमस चैम्पियनशिप्स होती हैं, और इनको 2019 से पहले IAAF कहा गया था, मतलब इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन। हेडक्वार्टर कहाँ पर? मोनाको में, ठीक है। और ये बना कब था? मतलब फर्स्ट वाले कब हुए थे? तो ये हुए थे 1983 में फिनलैंड में, हेलसिंकी में, ठीक है। तो अभी जो 2023 में हुआ था, ठीक है, ये कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था बुडापेस्ट में, हंगरी में, ठीक है। और अब जो होगा 2025 में होगा, क्योंकि ये हर 2 साल में होता है, इट अकर्स एवरी 2 ईयर्स, तो ये 2025 में होगा। और कहाँ होगा? जापान में, टोक्यो में, जापान में टोक्यो में। और इसका मोटो क्या है? वंडर्स ऑफ यूनिटी, वंडर्स ऑफ यूनिटी। नाउ इंडिया ने अभी तक शुरुआत से अब तक वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में टोटल 3 मेडल्स जीते हैं, ठीक है। 3 मेडल्स इंडिया हैज़ वन। तो एक तो इंडिया ने जीता है गोल्ड, एक जीता है सिल्वर, और एक जीता है ब्रॉन्ज। नाउ गोल्ड और सिल्वर ये दोनों जीते हैं नीरज चोपड़ा ने इन जेवलिन। और ब्रॉन्ज किसने जीता है? तो ब्रॉन्ज जीता है अंजू बॉबी जॉर्ज ने। कौन है ये? तो अंजू बॉबी जॉर्ज जो हैं इस समय हमारे इस समय तो मतलब रिटायर हो चुकी हैं, लेकिन पहले वो लॉन्ग जंप खेलती थी, लॉन्ग जंप। तो शी वॉज अ लॉन्ग जंपर, और 2003 में सबसे पहले इन्होंने ही मेडल जीता था, ठीक है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में इन्होंने ही जीता था। तो ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता था, और गोल्ड और सिल्वर किन्होंने जीते? नीरज चोपड़ा ने, नीरज चोपड़ा ने, ठीक है। तो अब इसको, इससे आप कंफ्यूज मत करना, IAF को डोंट कंफ्यूज इट विद ISSF। ISSF जो है ये है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, ये शूटिंग से संबंधित है, और इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? म्यूनिक में, जर्मनी में, ठीक है। और IAAF के हेडक्वार्टर कहाँ है? मोनाको में। हालांकि अब IAAF को क्या नाम बदल कर क्या हो गया है? वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप। सो प्लीज़ रिमेंबर दिस। अब देखो इस सवाल में जैसे ये प्रॉब्लम है, जैसे ये प्लस साइन बन रहा है, तो फाइनल फिगर में प्लस के चारों ओर सर्कल बन रहे हैं। देन ये एक स्क्वायर बन रहा है, तो इस स्क्वायर के चारों ओर सर्कल बना रहा है।
और थर्ड में इस तरह का ये बन रहा है, तो थर्ड में इसके भी चारों ओर वही बनने चाहिए, तो 1 2 3 4 ये उत्तर होना चाहिए। तो हमारा बी तो है, यही तो है उत्तर। अब देखो कह रहा है कि विच फेमस फिल्म एक्ट्रेस एंड सेलिब्रिटी वॉन द पेटा पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड इन 2017। तो पहले तो ये देखो ये पेटा क्या है। तो पेटा ये ऑर्गेनाइजेशन है जो यूएस में जन्मी 1980 में, और इसके फाउंडर कौन थे? इसके फाउंडर थे इनग्रिड न्यूकर्क। ठीक है, ये काम क्या करती है? ये एनिमल राइट्स के लिए काम करती है, जानवरों के हितों के लिए काम करती है। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। ठीक है, तो पेटा ये है। तो पेटा 2017 का मिला था अनुष्का शर्मा को, और पेटा अभी 2023 का किन्हें मिला था? तो ये मिला था एक्ट्रेस दिया मिर्ज़ा को, दिया मिर्ज़ा। तो प्लीज़ रिमेंबर इट। अब देखिए इस सवाल में वो क्या बोल रहा है कि 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा अगर 5 है, तो सेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख दूंगा। तो 2 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा, तो 2 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बचेगा मेरे पास, इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से ये ले जाना, तो 3 बच जाएगा। तो टेन थीटा क्या आ जाएगा? √3 आ जाएगा, और थीटा √3, टेन थीटा √3 होता है, तो थीटा कितना होता है? 60 डिग्री। तो आंसर क्या आ जाएगा? 60 डिग्री। ठीक है, वेरी। देखो इस सवाल में पूछ रहा है मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ प्रोपेन इज। तो प्रोपेन सबसे पहले ये देखना है कि ये हाइड्रोकार्बन कैसा है। देखो हाइड्रोकार्बन जो है हमारे पास 3 तरीके के होते हैं, एल्केन होता है, एल्कीन होता है, और एल्काइन होता है, और तीनों के फॉर्मूले अलग हैं। एल्केन जो होता है वो होता है CnH2n+2, एल्कीन होता है CnH2n, और एल्काइन होता है CnH2n-2। ठीक है, अब जैसे एल्केन, तो ये है एक एल्केन। तो एल्केन शुरू कहाँ से होता है? सबसे जो स्मॉलेस्ट होता है वो होता है मीथेन, इथेन, फिर आता है प्रोपेन जो इन्होंने पूछा है, फिर आता है ब्यूटेन, फिर आता है पेंटेन। ठीक है, तो इस तरह से चलता है। तो मीथेन में जो होता है सिंपली एक कार्बन होता है। ठीक है, मीथेन में एक कार्बन होगा, और H कितना हो जाएगा? 2 × 1 + 2, तो CH4। ठीक है, अब जैसे इथेन है तो हो जाएगा C2H, 2 2 ज़ा 4, 2 × 2 + 2, 2 2 ज़ा 4 5 6, तो C2H6। ठीक इसी तरह प्रोपेन का क्या हो जाएगा? C3H, 2 3 ज़ा 6, 2 × 3 + 2, तो C3H8। ठीक है, तो C3H8 क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से अगर वो हमें एल्कीन बोलता कोई सा भी, मान लो वो हमको बोलता प्रोपीन का बताओ, प्रोपीन का बताओ, तो एक एल्कीन हो गया, तो C3H6। ठीक है, अब अगर हमें वो बोलता कोई एल्काइन तो हम वो बता देते। अब एक बात नोट करने की इसमें ये है कि एल्केन्स में जो होता है वो सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, एल्कीन्स में जो होता है वो डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, और एल्काइंस में जो होता है वो ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ये बात ध्यान रखना, ये बात ध्यान। यार एवरेज सैलरी निकालनी है ड्यूरिंग द पीरियड 2001 से 6 तक। तो ये कितना हो गया? 1500, और 25 41 41 41 82 82 और 32, 82 32 50 और 52 कितना हो गया? 102, है ना? तो 216 6 3600, तो 3600 आंसर आ जाएगा। ठीक है, वेरी। देखो इस सवाल में बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ फ्लावर। तो सेंटर ऑफ फ्लावर में एक्चुअली हमारा कार्पल होता है ना। व्हाट इज कार्पल? कार्पल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। तो सबसे पहले जैसे कार्पल आ गया, सॉरी सबसे ऊपर आता है पिस्टिल। अब एक पिस्टिल के अंदर एक या एक से ज़्यादा कार्पल हो सकते हैं। ठीक है, और कार्पल कंसिस्ट करता है स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी को। ठीक है, अब ये स्टाइल जो होता है वो क्या करता है?
स्टाइल जो होता है वो कनेक्टर का काम करता है स्टिग्मा और ओवरी के बीच में। और स्टिग्मा जो होता है वो अटैच होता है टू द टॉप ऑफ कार्पेल, और ओवरी जो होता है वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर एग्स स्टोर होते हैं, एग्स आर स्टोर्ड। ठीक है, तो हमें वो पूछ रहा था सेंटर में क्या होता है, सेंटर में कार्पल होता है भाई। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सॉरी सेंटर ऑफ फ्लावर में। ठीक है, तो ये पूरा फीमेल वाला मैंने हिसाब किताब बता दिया। अब स्टेमन जो होता है ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। स्टेमन जो होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का। ठीक है, और इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है एंथर और एक होते हैं फिलामेंट। ठीक है, तो ये एंथर जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और फिलामेंट जो होते हैं ये एंथर को होल्ड करके रखते हैं। ठीक है, तो ये होता है। अब देखो, दीप्ति बॉट अ सेट ऑफ कप फॉर ₹175, लेकिन उसको जो है 161 में बेचने पड़े, तो उसे लॉस कितने का हो गया, 14 रुपये का। हमें परसेंटेज ऑफ लॉस निकालना, तो 14 रुपये का तो लॉस हुआ कितने पे, 175 रुपये पे। तो अगर इसी को मैं परसेंटेज में निकालना चाहूँ, देखो 16% और 14% तो होने से कि 10% इसका 17.5% आ रहा है, हमें तो उससे भी कम चाहिए। अब 8% होगा, आप देख लो चाहे करके, 1.75 इंटू 8। ठीक है, तो ये आ गया 8%, तो 8% हमारा हो गया आंसर। देखो वो बोल रहा है कि 900 मीटर की रेस में सतीश ने किरण को 270 मीटर से हराया और राहुल को 340 से। तो सतीश, किरण और राहुल तीन लोग मैंने ले लिए। 900 मीटर अगर सतीश भागा होगा तो किरण कितना भागा होगा भाई, 30 तो ये हो गया और 600 ये हो गया, तो 630 ये भागा। और राहुल कितना भागा होगा भाई, 60 में 400, तो 560 राहुल भागा। तो बाय हाउ मनी मीटर डज किरण बीट राहुल, तो ये मैं कैसे निकालूंगा कि जब ये किरण जो है 900 मीटर मेरा कवर कर लेगा, तब ये राहुल कितना करेगा। तो वो निकालने के लिए 900 गुणा 560 बटा 630 ये कर दो। ठीक है, 7 9 = 63, 7 8 = 56, तो ये कितना आ गया, 800 मीटर। मतलब जब ये 900 मीटर करेगा तब ये 800 मीटर कवर करेगा, तो कितने डिस्टेंस है, हरा दिया 100 मीटर की डिस्टेंस से। तो ये तुम्हारा आंसर आ गया। ठीक है, अब देखो इस वाले में पहले ए था, उसके बाद ये ऐसे हो गया कि ये रिवर्स हो गया, तो ऐसे ही ये वाला हो रहा है, तो इसका रिवर्स क्या होगा, ये वाला होगा। ठीक है, और ये नीचे की तरफ चला जाएगा। ठीक है, और बाकी दो तो ये 2 ही आएगा इसका आंसर, इसका आंसर 2 आएगा। देखो बोल रहा है पर्सन बॉट एन आइटम फॉर ₹60 एंड सोल्ड इट एट प्रॉफिट ऑफ 25%, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो यदि कॉस्ट प्राइस जो है 60 रुपये है और आप उसको 25% प्रॉफिट पर बेच रहे हो, तो आप 4 रुपये की चीज़ 5 रुपये पर बेच रहे हो, तो इसका 15 टाइम्स जो होगा वो 60 होगा, तो इसका 15 टाइम्स क्या हो जाएगा, 75। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, 75। ठीक है, अब देखिए ये है इसमें टाइम जो है क्या हो जाएगा, टाइम जो हो जाएगा वो हो जाएगा डिस्टेंस, डिस्टेंस में हो जाएगा लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म और फिर ट्रेन का डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब 54 है, किसी को भी इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा कितना, 15। 42 को अगर 15 से करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, 420 + 210, तो ये जाएगा 630, और 630 में से 150 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 480। तो 480 मेरा क्या आ गया, लेंथ आ गई किसकी, प्लेटफॉर्म की। ठीक है, ये आंसर है। सम एक्टर आर बिजनेसमैन एंड ऑल बिजनेसमैन आर इंटेलिजेंट, तो सम एक्टर आर इंटेलिजेंट एक तो ये हो सकता है, ऑल एक्टर आर इंटेलिजेंट नहीं, ये नहीं हो सकता। ऑल बिजनेसमैन आर एक्टर, देखो मैंने ये कहा था कि सम एक्टर आर बिजनेसमैन, तो क्या ये भी होगा, नहीं ये नहीं होगा। तो नाइदर वन नॉर टू फॉलो होगा इसका, नाइदर वन। ये कह रहा है कि समर्थ इज हेडिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, देन ही टर्न्स राइट आफ्टर वॉकिंग 10 मीटर, ही टर्न्स राइट अगेन एंड वॉक्स फॉर 4 मीटर्स, एंड देन ही टर्न्स लेफ्ट, तो लेफ्ट जो है यहाँ पर होगा। उसके बाद तो अब वो कह रहा है किस डायरेक्शन में वॉक कर रहा है, तो ये डायरेक्शन कौन सी हो गई, ईस्ट। तो आंसर क्या आ जाएगा, ईस्ट। देखो इसमें बोल रहा है कि मेरे को कितनी स्ट्रेट लाइंस चाहिए इस फिगर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए,
तो आप इसमें भी देख सकते हो, एक स्ट्रेट लाइन, दो स्ट्रेट लाइन, तीन स्ट्रेट लाइन, चार, पाँच, ठीक है, छः, सात, आठ, 9, 10, 11, सो यू नीड 11 स्ट्रेट लाइन्स। तो 11 मेरा आंसर आएगा। ठीक है, देखो बोल रहा है कि 8 years ago 3 times the age of Krish was 10 more than twice the age of पार्थिव। तो ठीक है, वो कह रहा है क्रिश इज 5 years यंगर देन पार्थिव, तो अब भी 8 साल पहले भी क्रिश और पार्थिव के बीच का एज गैप यही होगा। तो P माइनस के इज इक्वल टू 5। आपको क्या निकालना है, कार्तिक की, तो आप P को क्या लिखोगे, 5 प्लस के, तो P को यहाँ लिख दो 5 प्लस के, तो ये क्या आ जाएगा, 3 के माइनस 2 के क्या रह जाएगा मेरा के, और ये क्या रह जाएगा 2 5 ज़ा 10, तो कार्तिक की वैल्यू क्या आ जाएगी 20। लेकिन ये 8 साल पहले की है, तो प्रेजेंट एज में मतलब 8 साल बाद क्या हो जाएगी 28 साल। तो आंसर मेरा क्या आ गया 28 साल। नाउ डैश अ मुस्लिम सेंट लिव्ड एट अ प्लेस वेयर फतेहपुर सीकरी वॉज बिल्ट। तो देखो, जहाँ पर फतेहपुर सीकरी बनवाई गई थी उस जगह अकबर को एक सेंट ने ब्लेस किया था एक सुपुत्र के साथ, कि एक आपके बेटा होगा, और उनके हुआ भी था, जिसका नाम था सलीम या शेखो बाबा या जहांगीर कह लो, जो बाद में जहांगीर बना। ठीक है, तो ये कौन से संत थे, ये थे शेख सलीम चिश्ती साहब। तो शेख सलीम चिश्ती ने ही करा था, और इनके ही ऑनर में अकबर ने अपना कोर्ट जो है वो क्या कर दिया था, शिफ्ट कर लिया था। कहाँ, फतेहपुर सीकरी। कहाँ से, आगरा से फतेहपुर सीकरी कर लिया, और फतेहपुर सीकरी की फाउंडेशन कब रखी गई, 1571 में, 1571 में। नाउ अबाउट अदर सेंट्स, मुस्लिम सेंट्स जो भी मशहूर हुए थे, एक थे शेख बहाउद्दीन ज़कारिया। इन्होंने क्या करा था, इन्होंने पहला खानका बनवाया था। तो वो खानका कहाँ बनवाया था, मुल्तान में। अगर पूछे कि पहला खानका इंडिया में कहाँ बना था, तो बना था मुल्तान में। ठीक है, एक तो ये याद रखना है। देन एक चिश्ती ऑर्डर के सेंट आए थे, ठीक है, जिनका नाम क्या था, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिन्होंने क्या करवाया था, अजमेर में जो सेटल हो गए थे, और एक दरगाह बनवाई थी। ठीक है, और उसके बाद एक आए थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जिनके मेमोरी में क्या बनवाया गया था, कुतुब मीनार, बाई इल्तुतमिश। ठीक है, फिर एक वे थे बाबा फरीद। उन्होंने खानका कहाँ बनवाया था, अजोदन पंजाब में। और शेख निज़ामुद्दीन औलिया, एक खानका इन्होंने बनवाया, इन्होंने कहाँ बनवाया, दिल्ली में। तो शेख निज़ामुद्दीन औलिया को और क्या कहा जाता था, इनको कहा जाता था महबूब इलाही। और एक थे शेख नसीरुद्दीन महमूद। इनको क्या कहा गया, इनको कहा गया चिराग दिल्ली। ठीक है, तो ये सब सेंट्स हैं, मुस्लिम सेंट्स हैं, जो कि इम्पोर्टेंट हैं, और आपको ये पता होने चाहिए, बिकॉज इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। अब देखो इस सवाल को देखते हैं कि पाइप ए कैन एम्प्टी अ फिल टैंक इन 28 घंटे, वाइल बी कैन फिल द सेम टैंक व्हेन एम्प्टी इन 35 घंटे। अगर ऑल्टरनेटली पाइप ए और बी को टर्न ऑन करा एक एक घंटे के लिए, व्हेन द टैंक इज़ फुल, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू एम्प्टी द टैंक। देखो इस सवाल में पहले मैं ये भी बताऊंगा कि हम लोग गलती कहाँ करते हैं। जैसे उसने दो पाइप्स दिए हैं, पाइप ए और बी। ए को वो कह रहा है कि ये एम्प्टी कर रहा है 28 घंटे में, बी जो है वो तुम्हारा फिल कर रहा है 35 घंटे में। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 7 × 20 140। तो इसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, देखो इसकी एफिशिएंसी माइनस में आएगी, क्योंकि ये एम्प्टी कर रहा है, राइट। तो ये आ जाएगी -5, और इसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, ये फिल कर रहा है, तो ये +4 हो जाएगी। ठीक है, अब तुम्हें देखो ऑल्टरनेटली इनको खोला जा रहा है,
एक एक घंटे के लिए। तो मैं इन दोनों के खोलने को, मतलब मैं 2 घंटे को 1 यूनिट मान रहा हूँ, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि 1 यूनिट में ये लोग क्या कर रहे हैं, एक खाली कर रहे हैं, -1 आएगा क्योंकि मैं इन दोनों को जोड़ूंगा, या उसको तुम 2 घंटे कह लो। तो बच्चे क्या करेंगे कि मान लो 140 जो है भरा हुआ, और मुझे भाई वो 1 यूनिट में जो है, मतलब 2 दिन में, या इसे कह लो 2 दिन में, या इसे कह लो तुम 2 दिन में, 2 दिन में वो एक खाली कर रहा है। तो अब तुम सोचोगे कि 140 जो है वो कितने दिन में खाली करेगा। तो बच्चे बोल देते कि भाई 280 दिन में करेगा। भाई 14 टू 28, 280 घंटे में करेगा। ये घंटे हैं, दिन नहीं है। तो 280 पे टिक मार के आ जाएंगे, बट ऐसे नहीं होता है, ये गलत तरीका है। तुम्हें इससे कुछ टर्म पहले जाना पड़ेगा, ठीक है। कैसे करेंगे अब इसको, देखो ये गलत तरीका है, आंसर 280 नहीं आएगा। जब आप यहाँ पर आए हो कि 1 यूनिट में वो एक खाली कर रहा है, मतलब 2 दिन में अगर वो एक खाली कर रहा है, तो आप थोड़ा कुछ टाइम पहले चले जाओ, ठीक है। क्योंकि जब वो आप दो उससे दिन पहले ही, 1 घंटे पहले ही वो 5 खाली कर चुका होगा, तो हो सकता है वो 140 पर पहले ही पहुंच जाए। तो मतलब हम इसको अब देखेंगे कि आप 135 तक देखो कि वो 135 तक जो है वो कब खाली करेगा, ठीक है। इसे घंटे लो, 2 घंटे। तो 235 135 तक खाली करने में वो कितना समय लेगा, 270 घंटे, ठीक है। उसके बाद मैंने ये ए वाला पाइप खोला, तो अब ए वाला पाइप जो है 270 में उसने 135 खाली कर दिया। अब ए जैसी खोलूंगा वो 5 और खाली करेगा, तो मतलब वो 140 टोटल खाली कर देगा। मतलब मैंने इसमें 1 घंटा और जोड़ा, 271 घंटे में उसने 140 खाली कर दिए। तो 271 घंटे जो है वो मेरा आंसर आएगा, 280 नहीं आएगा। ये गलत हो जाएगा अगर ये करोगे तो, ठीक है। तो तुम्हें उससे कुछ टाइम पहले का लेकर चलना है। ये नहीं कि उसने 140 बोला तो तुम 140 काउंट करोगे, नहीं। आप 130 135 इस तरह से लेकर चला करो, ठीक है। देखो इस सवाल में बोल रहा है मीन स्कोर इन अ टेस्ट ऑफ 10 बॉयज इन अ क्लास वाज 15 व्हाइल द ओवरऑल मीन ऑफ 25 स्टूडेंट्स वाज 16.2। तो मीन स्कोर गर्ल्स का कितना है। तो जैसे ओवरऑल मीन ऑफ 25 स्टूडेंट्स जो हम मानेंगे उसको हम मिडल में लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद वो बोल रहा है कि मीन स्कोर इन अ टेस्ट ऑफ 10 बॉयज इन अ क्लास वाज 15। तो मीन स्कोर हम यहाँ लिखेंगे, गर्ल्स का हमको मालूम नहीं है। नंबर ऑफ बॉयज़ मुझे पता है कि अगर स्कोर 15 है तो मेरा स्कोर क्या है, मतलब नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं, 10 बॉयज़ हैं। अब टोटल 25 स्टूडेंट्स हैं, 10 बॉयज़ हैं, तो 15 मेरे पास क्या होंगी, गर्ल्स होंगी, ठीक है। तो तुम्हें मीन स्कोर ऑफ गर्ल्स निकालना है। तो 16, तो पहले ये देख लो 16.2 में से 15 के कितना, 1.2। तो ये 1.2 किसको कोरस्पॉन्ड कर रहा है, तुम्हारा 15 को, है ना। तो अब अगर तुम ये निकाल लो कि यहाँ पर ये कितना आएगा, जिस तरह से यहाँ 1.2 है, यहाँ कितना आएगा, तो हम उसमें ऐड करके यहाँ निकाल लेंगे, वो मीन स्कोर ऑफ गर्ल्स हो जाएगा, ठीक है। ये बॉयज़ का है, ये गर्ल्स का है। तो अब देखो इसको हम 1.2 15 को कोरस्पॉन्ड करा, तो 10 कितनों किसको कोरस्पॉन्ड करेगा, 0.8, 0.8 को। तो यहाँ 0.8 लिख दिया। अब यहाँ पर जो है क्या आया था, 16.2 में से माइनस करने पर ये आया था। तो एक जगह आप माइनस करते हो तो एक जगह आप यहाँ पर प्लस करोगे, तो 16.2 को प्लस करोगे 0.8 से, तो ये तुम्हारा 17 आ जाएगा, ठीक है। ये माइनस नहीं करना है, ये प्लस करना है, तो 17 आ जाएगा। तो 17 ही तुम्हारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए बोल रहा है कि विष्णु स्पेंड्स 5,000 इन बाइंग 12 टेबल एंड सम चेयर। द कॉस्ट ऑफ 1 टेबल इज 50 रुपये और 1 चेयर की 40 रुपये। व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ चेयर टू द नंबर ऑफ टेबल्स परचेज। तो देखो अगर एक टेबल जो है वो 50 रुपये की है, तो 12 टेबल कितने की हो जाएंगी, 600 रुपये की। तो अगर 12 टेबल 600 रुपये की हैं, तो 5,000 तुम टोटल स्पेंड कर रहे हो, इसका मतलब 4400 रुपये किसके लिए स्पेंड कर रहे हो, आप चेयर्स के लिए कर रहे हो, ठीक है। अब एक चेयर जो है वो है 40 रुपये की, तो 4400 रुपये की मेरी कितनी चेयर आ जाएंगी, तो 4400 रुपये की कितनी आ जाएंगी, कितने से मल्टीप्लाई करूँ मैं यहाँ, 110 से। तो 110 मेरी आ जाएंगी, है ना, 110 आ जाएंगी। तो अब नंबर ऑफ चेयर
नंबर ऑफ चेयर कितनी हो गई 110। स्टूडेंट नंबर ऑफ टेबल, टेबल मुझे बताया था 12, इसको रैशनलाइज कर लो, कितना आ गया 55/6, ये आंसर हो गया। ठीक। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग द वीडियो टिल द एंड, और उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ नई चीज़ें जानने को मिलेंगी जो आपकी आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 2024 में होने वाले एग्ज़ाम्स में हेल्प करेंगी। और क्वेश्चन का लेवल आपको पता चल गया होगा कि एएलपी एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन का लेवल रहता है वो किस टाइप का रहता है और कहाँ तक हमें पढ़ना है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि और भी अपडेट्स आपको मिलती रहें। और परीक्षा आईक्यू पर सिर्फ रेलवे ही नहीं बल्कि और भी एग्ज़ाम्स लाइक यूपी पुलिस कांस्टेबल और आरओ एआरओ और यूपी ट्रिपल एससी पीईटी, इन सब एग्ज़ाम्स की भी वीडियोस अपलोडेड हैं, और भी एग्ज़ाम्स की वीडियोस अपलोड करी जाएंगी। तो अगर आप किसी भी सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, as it will help you a lot in cracking your exam. So thank you all.